बच्चों, हमने आपको भारतीय समाज की जनसंख्यात्मक संरचना के संबंध में बताया था और उस समय ये भी कहा था कि यदि आपके कुछ समझ में न आए, कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। तो हम समझते हैं सभी लोग उसको समझ गए होंगे। आज दूसरा टॉपिक है भारतीय सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो बच्चों, भारतीय समाज की 3 प्रमुख संस्थाएं जाति, जनजाति, परिवार के संबंध में आपको हम बताएंगे आज। तो पहले जान लीजिए जाति क्या होती है। जाति एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो भारत में हजारों वर्षों से विद्यमान रही है। विश्व के प्रत्येक समय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का कुछ न कुछ निश्चित आधार होता है। जैसे प्राचीन भारत में समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार यद्यपि समानता पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था जैसा कि हमने बताया कि समानता पर आधारित थी, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था से ही भारत में जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो समानता पर आधारित थे। वैदिक काल तक सामाजिक स्तरीकरण के रूप में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। तो जाति एक ऐसी सामाजिक संस्था है, जैसा कि हम बता रहे थे कि भारत में हजारों वर्षों से विद्यमान है। वर्ण व्यवस्था के बाद से ही जाति अंग्रेजी के कास्ट, जो पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। जाति व्यवस्था से पहले भारत में स्तरीकरण में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। वो कर्म पर आधारित थी। जाति की सदस्यता पूर्ण रूपेण जन्म पर आधारित थी। तो जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी वंश, किस्म को संबोधित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जाति व्यवस्था की विशेषताएं। जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है। प्रदत्त मतलब कि व्यक्ति को जाति की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। जिस जाति के यहाँ व्यक्ति जन्म ले लेता है, उसी जाति का सदस्य आजीवन बना रहता है। अपनी जाति की सदस्यता व्यक्ति बदल नहीं सकता है। दूसरी चीज कि जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम होते हैं। एक जाति के लोग अपनी ही जाति या उपजात जाति में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। यदि किसी जाति विशेष के लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जातीय पंचायतों के द्वारा जाति से बहिष्कृत या निष्कासित कर दिया जाता है। तीसरी चीज, जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि जाति व्यवस्था में खान पान एवं सामाजिक सहवास से संबंधित अनेक प्रतिबंध होते हैं। किसके यहाँ कच्चा भोजन खाना है, किसके यहाँ पक्का भोजन करना है, किसके यहाँ सामाजिक उत्सवों में जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना है, ये सब जाति व्यवस्था के अंतर्गत निश्चित होते हैं। जाति की चौथी विशेषता है कि जाति में ऊंच नीच का एक संस्करण पाया जाता है। पांचवी विशेषता है कि जाति उपजातियों में बटी होती है। प्रत्येक जाति में अनेक उपजातियां होती हैं। तो जाति यद्यपि इसकी संख्या हजारों में है, लेकिन जातियों में भी उपजातियां होती हैं जाति व्यवस्था के अंतर्गत। और जाति विशेषता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और अंतिम विशेषता है कि प्रत्येक जाति का अपना एक निश्चित व्यवसाय होता है। भारत में जब जाति व्यवस्था अपनी चरम पर थी, या यूं कहें कि युवावस्था में थी, तो जाति का नाम लेने से व्यवसाय का और व्यवसाय का नाम लेने से जाति का बोध होता था। जैसा कि निस्फील्ड महोदय ने कहा है कि केवल पेशा और पेशा ही जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। जाति का नाम लेने से व्यवसाय का और व्यवसाय का नाम लेने से जाति का बोध होता है। अब चूंकि भारत में जाति व्यवस्था के पहले वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, तो आप जान लीजिए बच्चों कि जाति और वर्ण में क्या अंतर थे। पहला ये अंतर तो ये था कि वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान व्यवस्था थी। वर्ण की सदस्यता जन्म पर आधारित नहीं होती थी। जो जैसा कर्म करता था उसी के अनुरूप उसकी सदस्यता निर्धारित होती थी, जबकि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है।
जो व्यक्ति जिस जाति के यहाँ जन्म लेता है आजीवन उसी जाति का सदस्य बना रहता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जाति व्यवस्था एक कठोर व्यवस्था है, जबकि वर्ण व्यवस्था लचीली व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि वर्ण परिवर्तन संभव था। वर्ण का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों के अनुरूप होता था, तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसी के अनुरूप उसका वर्ण निर्धारित होता था। लेकिन जाति व्यवस्था पूर्ण रूपेण जन्म पर आधारित थी। जाति की सदस्यता जन्म के द्वारा प्राप्त होती थी। इस रूप में हम कह सकते हैं कि ये जन्म प्रधान व्यवस्था थी। और तीसरी चीज कि वर्ण केवल 4 थे, जबकि जातियां और उपजातियां हजारों की संख्या में हैं। वैदिक काल तक जाति व्यवस्था विस्तृत एवं कठोर व्यवस्था नहीं थी। वैदिक काल के बाद इसमें कठोरता आती गई, ये बहुत कठोर हो गई। जाति जन्म के द्वारा निर्धारित होने लगी। विवाह और खान पान संबंधी कठोर नियम बनाए गए। एक प्रकार से व्यवस्था को जाति से जोड़ दिया गया। बच्चों देखिए, अब देखिए कि भारत में अंग्रेजों का शासन कुछ दिन था। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं कि यूरोपियन देश, यूरोप के विभिन्न देशों के लोग यहाँ पर व्यापार करने आए थे। अंग्रेजों ने भी 1600 ईस्वी में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। प्रारंभ में तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत से केवल व्यापार करना था, लेकिन एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का यहाँ वर्चस्व स्थापित हो गया। बक्सर एवं प्लासी एवं बक्सर के युद्धों के माध्यम से एक प्रकार से अंग्रेजों के दिमाग में ये बात आई कि जब तक भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक आर्थिक हित उसके सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो इस क्रम में औपनिवेशिक दौर में सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में विशेष रूप से जाति व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। प्रारंभ में ब्रिटिश भारतीय प्रशासकों ने देश पर कुशलतापूर्वक शासन करने के उद्देश्य से जाति व्यवस्था की जटिलताओं को समझने का प्रयत्न किया। इन प्रयत्नों के अंतर्गत देश भर में विभिन्न जनजातियों एवं जातियों की प्रथाओं और उनके तौर तरीकों को के बारे में अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से गहन सर्वेक्षण किए गए और उसके विषय में रिपोर्ट तैयार की गई। लेकिन जाति के विषय में सूचना एकत्रित करने का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सरकारी जनगणना के माध्यम से किया गया। जनगणना के कार्य को सर्वप्रथम भारत में 1860 के दशक में प्रारंभ किया गया। इसके बाद 1881 से तो जनगणना ब्रिटिश भारतीय शासनकाल में प्रति 10 वर्ष पर होने लगी। 1901 ईस्वी में हार्वर्ड रिजले के निर्देशन में कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस जनगणना के अंतर्गत जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का प्रयत्न किया गया। अधिक्रम मतलब किसी क्षेत्र में किस जाति का सामाजिक क्षेत्र में स्थिति ऊंची है, किन किन जातियों से उसकी सामाजिक स्थिति ऊंची है, आर्थिक स्थिति ऊंची है। इस बात को का अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया और उसी क्रम में प्रत्येक जाति की स्थिति को निर्धारित कर दिया गया। इसका भारतीय जाति व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों के द्वारा जनगणना आयुक्त के पास सैकड़ों याचिकाएं प्रेषित की गई। तमाम प्रकार के साक्ष्य और तर्क दिए गए कि उनकी जाति को ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में धर्मशास्त्री और ऐतिहासिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान दलित जातियों, जिन्हें उन दिनों दलित कहा जाता था, के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने थोड़ी बहुत मात्रा में रुचि ली, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जाति और जनजातियों को कानूनी मान्यता दी गई। इनमें उन जातियों को शामिल किया गया जो औपनिवेशिक काल में सबसे निम्न थी। इनके कल्याण के लिए
छोटी मोटी योजनाएं भी बनाई गई। अब देखिए वर्तमान समय में जाति क्या क्या रूप बच्चों। आजाद भारत में भारत से जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। आपको विदित होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से, विभिन्न समाज सुधारकों के माध्यम से, खास तौर से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा अछूतोद्वार आंदोलन चलाया गया था। हरिजनों को, अनुसूचित जातियों को, निम्न जातियों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न किया गया था। इस संबंध में दलित जातियों के प्रमुख नेता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी योगदान सराहनीय है। पेरियार, ज्योतिबा फूले इत्यादि ने दलित जातियों के उत्थान के लिए काफी संघर्ष किया। सौभाग्यवश भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। अनेक आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चलाए गए थे। अंग्रेजों की मुख्य नीति थी डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो। इस क्रम में अंग्रेजों ने दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी फोड़ने का क्रम जारी रखा, किंतु अंततः भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत का जो संविधान बनाया गया, राष्ट्र का जो कानून बनाया गया, उसमें जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कटिबद्ध था। अनुसूचित जातियों, जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। शिक्षण संस्थाओं में, नौकरियों में इत्यादि के माध्यम से आरक्षण दे करके समाज की मुख्य धारा से सामाजिक और आर्थिक उनके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयत्न किया गया। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हुई। तमाम प्रकार के ग्रामीण, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे, शहरों में गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि सभी लोग साथ कार्य करते थे। जो छुआछूत की भावना थी, ऊंच नीच की भावना थी, इसके माध्यम से, शहरीकरण के माध्यम से, औद्योगिकरण के माध्यम से ये जाति प्रथा जो थी वो कुछ कमजोर हुई। लेकिन ग्रामीण अंचलों में, सांस्कृतिक और घरेलू क्षेत्रों में ये व्यवस्था जो थी वो अपनी मजबूती बनाए हुए थी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम श्रीवास ने संस्कृतिकरण एवं प्रबल जाति की अवधारणा इस संदर्भ में प्रस्तुत की है। बच्चों जान लीजिए संस्कृतिकरण क्या है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा निम्न जाति के सदस्य ऊंची जाति की धार्मिक क्रियाएं, सामाजिक परिपाटियों को अपनाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण। निम्न जाति के लोग उच्च जातियों के धार्मिक क्रियाकलाप, कर्मकांड, सामाजिक परिपाटी को अपनाने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? एम श्रीनिवास। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए आपके। दूसरी अवधारणा उनकी कौन सी है? प्रबल जाति की अवधारणा। बच्चों जान लीजिए प्रबल जाति क्या है। प्रबल जाति की अवधारणा भी ये दिए थे एम श्रीनिवास ने। वह जाति जिसकी संख्या बड़ी होती है किसी क्षेत्र विशेष में, भूमि पर ऐसी जातियों के अधिकार होते हैं तथा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रबल होते हैं, वे जातियां प्रबल जातियां कहलाती हैं। जैसे बिहार में यादव, उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय, ब्राह्मण, यादव इत्यादि। वर्तमान समय में जाति व्यवस्था उच्च जातियों, नगरीय क्षेत्रों, मध्यम और उच्च वर्गों के लिए एक प्रकार से अदृश्य होती जा रही है। आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के बच्चों को प्रवेश मिलता है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके ऊंची नौकरी प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से वो सवर्णों के साथ उठते बैठते इत्यादि, मतलब वो जातीयता के जो कठोर बंधन थे वर्तमान समय में वो ढीले हुए हैं। बच्चों दूसरा टॉपिक इस संदर्भ में है सामाजिक संस्था के अंतर्गत जनजातीय समुदाय। जनजातीय ऐसे समुदाय को कहते हैं जो किसी निश्चित दुर्गम निवास क्षेत्र में रहते हैं। जनजातीय लोग लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते हैं। ये विरोध का रास्ता गैर जनजातियों के प्रति अपनाते हैं। जनजातीय समाजों को राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर साहूकारों और महाजनों के शोषण का शिकार होना पड़ा है। 1940 के दशक के दौरान
ये महाजन और साहूकार जो थे वो इनका विरोध करते थे। 1940 के दशक के दौरान ही पृथक्करण बनाम एकीकरण विषय पर बहस चली देश में। बच्चों जान लीजिए पृथक्करण क्या होता है। कुछ विद्वानों की मान्यता थी कि जनजातियों की गैर जनजातीय समुदाय से रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग जनजातियों का अलग अस्तित्व मिटाकर उन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। जबकि कुछ विद्वान ऐसे थे जो एकीकरण के पक्ष में थे। उनका कहना था कि जनजातियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। अब देखिए, राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास। देश स्वतंत्र हुआ, राष्ट्र के विकास के नाम पर, आर्थिक विकास के नाम पर अनेक उद्योग स्थापित किए गए, नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई, खानों का काम किया गया, जंगलों को साफ करके कारखाने स्थापित किए गए। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, जनजातियों का मुख्य निवास स्थान पहाड़ी पठारी जंगली क्षेत्रों में था। उनका मुख्य व्यवसाय वृक्षों पर आधारित था, शिकार पर आधारित था। लेकिन सरकार के द्वारा जब ये उपरोक्त योजनाएं क्रियान्वित की गई, इसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन यापन में कठिनाई होने लगी। विकास के नाम पर अन्य समुदाय के लोगों को काफी लाभ हुआ, वो लाभान्वित हुए, लेकिन जनजातीय लोगों की रोजी रोटी छीनने लगी जंगल छीनने के परिणाम स्वरूप। तो इस प्रकार से ये दो मुद्दे थे जो जनजातीय आंदोलन को तूल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला था आर्थिक संसाधन, जनजातीय लोगों को आर्थिक संसाधन छीन रहा था। दूसरी चीज उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखनी थी। इसी दोनों बातों को लेकर जनजातीय विद्रोह हुए, सरकार के द्वारा कठोरता से दमन करने का प्रयत्न किया गया। अंततः झारखंड और ये छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करना पड़ा, उन्हें राज्य का दर्जा देना पड़ा। सरकार के द्वारा जो कठोर कदम उठाए गए थे, उस कदमों के परिणाम स्वरूप जो हिंसा पूर्वोत्तर भारत में भड़की थी, उससे अर्थव्यवस्था को व्यापक गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़े थे। बच्चों, अब हम आपको तीसरी सामाजिक संस्था परिवार के संबंध में बताएंगे। तो परिवार, जैसा कि आप जानते हैं, सदस्यों का एक समूह होता है जो रक्त, विवाह, गोत्र, नातेदारी संबंधों से जुड़ा हुआ होता है। परिवार का अनेक आधारण पर वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण है संख्या के आधार पर। इसमें पहला है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है, इसमें 3-4 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। परिवार का 2 रूप होता है, क्षैतिज रूप और उग्रत रूप। इसमें सदस्यों की संख्या 50-60 तक होती है। दूसरा है एकाकी परिवार, जिसमें पति पत्नी उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। सत्ता के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं, पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार में वंश परंपरा जो है पिता से पुत्र को प्राप्त होती है, पिता के नाम पर चलती है। मातृवंशीय में माता के नाम पर चलती है। संरचना के आधार पर वंश के आधार पर परिवार जो है वह पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक में पिता के हाथ में, परिवार के मुखिया के हाथ में व्यक्ति होता है, उसके हाथ में होती है। और मातृसत्तात्मक में माता के नाम से सत्ता चलती है। तो वर्तमान समय में कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने के कारण ग्रामीण अंचलों से लोग नगरीय क्षेत्रों की तरफ रोजगार प्राप्त करने की तरफ पलायित होते हैं, वहां जाते हैं। व्यस्त जीवन के कारण बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाता है, तो अपने माता पिता को बुलाते हैं। इस प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में एक तो बूढ़ों की संख्या में वृद्धि होती है। दूसरी चीज कि युवा वर्ग जो है वह अपनी पसंद की मान्यता को मानने के लिए तैयार रहता है, पहले की तरह बुजुर्गों की बातों को नहीं मानता है। युवाओं का एक प्रकार से परिवार में उनके स्तर में वृद्धि हुई है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। अब नातेदारी
नातेदारी दो प्रकार की होती है। एक विवाह मूलक नातेदारी, जैसे साला, साली, सास, ससुर, देवर, भाभी, ये सब क्या है? ये सब विवाह मूलक नातेदारी है। दूसरा प्रकार होता है रक्त मूलक नातेदारी, जिसमें जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि क्या हैं? ये रक्त मूलक नातेदारी हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इस संदर्भ में हम आपको 4-5 छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं। आप किताब से हम भेज देंगे, आपको मैटर भेज देंगे, उसका उत्तर उसमें खोज के लिखने का प्रयत्न करिएगा। यदि कोई कठिनाई हो तो मुझसे मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर या फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करिएगा। आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आज हम आपको छोटे छोटे 5 प्रश्न लिखने के लिए दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर किताब में ढूंढ करके लिखेंगे। यदि कोई कठिनाई होगी तो हमें बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको कुछ बड़े प्रश्न और उनके उत्तर लिख करके आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो ये प्रश्न जो आपको लिखना है, उसमें पहला प्रश्न है कि जाति क्या है। ये ऐसे प्रश्न 2 नंबर के आते हैं। दूसरा क्या है? संस्कृतिकरण क्या है। तीसरा प्रश्न, प्रबल जाति क्या है। चौथा प्रश्न, वर्ण और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 5वां प्रश्न, जनजाति को परिभाषित कीजिए। और 6वां प्रश्न, एकल एवं संयुक्त परिवार में 2 अंतर बताइए। तो इस रूप में हम आशा करते हैं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे और बड़े प्रश्न और उनका उत्तर हम बना करके आपके पास भेज दे रहे हैं। इस टॉपिक से संबंध में जो भी समस्याएं होंगी, कल से पुनः हम 2 से 4 बजे के बीच व्हाट्सएप पर, टेलीफोन पर उपलब्ध रहेंगे। आपकी जो समस्याएं होंगी उसका समाधान निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद।